ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू A29609 हमारे पास। और अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्लास हम लोग ने इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से स्टार्ट कर दिया था एंड वी आर डन विद द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। हमने पहले डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन होती क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। देन वी डिस्कस व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑफ लो इन्फ्लेशन एंड हाई इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी एंड ऑन द बिजनेसेस। फिर लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को समझा था हमने। अनएम्प्लॉयमेंट की डिफरेंट जो कॉजेज़ होती हैं, साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, वो सारी हमने डिफरेंट कॉजेज़ को डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी एंड ऑन द बिजनेस, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। अब इसके बाद हमारे पास वी हैव द थर्ड माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दैट अ गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव। वो होता क्या है हमारे पास, आज इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ नोन एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सर, ये जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या है? व्हाट इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है। देखो, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ अगर फॉर एग्जांपल स्लो हो जाए और देयर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ, एज सच इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो इट इज गोइंग टू बी एन इशू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और नो इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी नोन एज एन इशू। जैसे हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक इशू। तो इसी तरीके से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और नो इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी नोन एज एन इशू फॉर द गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को इंक्रीज करना इज नोन एज एन ऑब्जेक्टिव। जैसे इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना इज नोन एज वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। टू रिड्यूस द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी इज द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो सिमिलरली रिड्यूसिंग द इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कुछ ज़्यादा हमारे पास डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्या है, लेकिन बस सिर्फ सुनना है, समझना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द एग्जामिनर असेसेस इट इन द एग्जाम। पेपर में किस तरीके से आपके पास ये पर्टिकुलर टॉपिक असेस होता है वो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है हमारे पास? अगर मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ को अंडरस्टैंड करना है या हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ की नॉलेज है, तो उसको कैसे समझें कि इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है हमारे पास इज व्हेन द रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी increases, that means which is an increase in the amount of goods and services in an economy। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि समझना ज़रूरी है कि सर ये जीडीपी का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है और रियल वैल्यू का मतलब क्या है। तो पहले तो आज ज़रा समझते हैं जीडीपी क्या है। व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म है हमारे पास, इट इज़ नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसकी अमाउंट। अब जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जितनी ज़्यादा सर्विसेज की प्रोविजन हो, उतना ज़्यादा फ़ायदा, उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, एंड दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें जीडीपी बढ़ाना है। तो आज हम थोड़ा सा एस की तरफ चलते हैं। एस के अंदर हमने पढ़ा था कि मल्टानेशनल्स जब इकोनॉमी के अंदर आती हैं और मल्टानेशनल्स आपकी इकोनॉमी के अंदर आके ऑपरेट करती हैं, तो उससे हमारी प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ता है। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं और जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो वेलकम करते हैं मल्टानेशनल्स को कि वो आके आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करें ताकि जीडीपी रेट क्या हो, इंक्रीज़ हो। तो जीडीपी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रियल वैल्यू, मैंने हाईलाइट किया हुआ है।
सर रियल वैल्यू का मतलब क्या है हमारे पास, कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ जीडीपी की बात कर रहे हैं। सर एक्चुअल वैल्यू क्या हुआ, इसका मतलब कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल भी होता है या कुछ हमारे पास अलग भी होता है। यस, आपने एक टॉपिक पढ़ा अभी, हमारे पास इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के अंदर हमारे पास जो प्राइसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। अब अगर इन्फ्लेटेड जीडीपी है या इन्फ्लेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इसका मतलब रियल वैल्यू नहीं बढ़ी, पिछले साल गुड्स से उतनी ही है, प्राइसेस बढ़ गई हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो लग रहा है जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आया। असल इम्पैक्ट तो तब होगा जब आपकी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन बढ़ जाए, बिजनेसेस ग्रो कर जाएं, तो फायदा होगा। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ जीडीपी बढ़ी है, तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। दोबारा से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमी इज नोन एज जीडीपी। रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी का मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर वाकई प्रोडक्शन बढ़ गई है, वाकई सर्विसेज की प्रोविजन बढ़ गई है, हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, ये है रियल वैल्यू। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से अमाउंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गई है, तो दैट इज़ नॉट नोन एज द एक्चुअल इंक्रीज, और रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ, वो सिर्फ इन्फ्लेशन है, वो प्राइसेस की वैल्यू बढ़ गई है। बाकी अपनी जगह पे ही है, इकोनॉमी एज सच कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी। रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी तब होती है जब आपकी वाकई इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़िया। इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, कि भाई टोटल अमाउंट थी 10 करोड़ रुपए, अब वो 11 करोड़ रुपए, क्योंकि 1 करोड़ से महंगाई हो गई है। तो वाकई पहले भी गुड्स 10 करोड़ के थे, अभी भी 10 करोड़ के हैं, लेकिन सिर्फ प्राइसेस बढ़ गई इन्फ्लेशन की वजह से, तो कोई फायदा थोड़ी हुआ है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रियल वैल्यू ऑफ जीडीपी बढ़ेगी तो इट इज़ नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। सो सर हमारे पास गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इकोनॉमिक ग्रो करवाए, या गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं इकोनॉमी में दैट कैन लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो। तो नंबर वन हमारे पास सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। पाकिस्तान में अभी अचानक से पता चलता है कि हमारे पास ऑयल और गैस रिजर्व्स हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी सर ग्रो करेगी। यस, हमारी डिस्कवरी भी है नेचुरल रिसोर्सेज की, कोल ऑयल गैस और इस टाइप के, अगर आपकी डिस्कवरी होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इकोनॉमी ग्रो करती है, क्योंकि वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट। इसी तरीके से आप दुबई की अगर हिस्ट्री को देखें, तो दुबई कब ग्रो हुआ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। अब देखें, आप उठा के देखें, हमारे पास 70 75 का दुबई, और आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल देखें 80s के बाद, आपकी दुबई की स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें क्या है। तो जब भी इकोनॉमी में डिस्कवरी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, मिनरल्स की, गोल्ड की, ऑयल की, गैस की, तो इकोनॉमी ग्रो करती है। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, या फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन हो, मशीनरीज इंस्टॉल किए जाएंगे, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास। नंबर थ्री, इन्वेस्टमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स। अब ये बिजनेस के रिलेटेड पॉइंट है, प्योर बिजनेस का पॉइंट है हमारे पास। अब सर ये जो इन्वेस्टमेंट इन दी एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स है, इसका मतलब क्या है। देखो, समझते हैं ज़रा, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल्स क्या हैं और क्या होता है। बहुत सारे लोग ऐसे इकोनॉमी के अंदर होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। व्हाट इफ़ वी कनेक्ट देम। शार्क टैंक इज़ वन ऑफ एन एग्जाम्पल, कि जो वहाँ पे शार्क्स हैं, दे आर द इन्वेस्टर्स, दे आर द वेंचर कैपिटलिस्ट, दे आर रेडी टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू द यूनिक और टू द स्ट्रगलिंग और टू द एंटरप्रेन्योर्स। और ये जो एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे जाते हैं, दे पिच इन द आइडिया and they are in need of finance, so they pitch in the idea so that these investors can provide them finance so that they can grow. तो ऐसे सारे हमारे पास बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे जिनको हम ट्रेन करें, जिनको हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी दें, जिनको हम यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करें, तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस।
और यही इंडिविजुअल जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ बिजनेसेस इकोनॉमी में ग्रो करेंगे, एंड दिस इज हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग टू ग्रो। अब कोई भी लैकिंग हो सकती है। इंक्यूबेशन सेंटर का एक कॉन्सेप्ट होता है। इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेशन सेंटर का कि यहाँ पे भी इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे फाइनेंसर्स होते हैं। लोग जाते हैं, दे पिच इन द आइडिया, दे पिच इन द बिजनेस प्लान, एंड दीज इंक्यूबेशन सेंटर्स कनेक्ट देम विद द फाइनेंसर्स एंड द इन्वेस्टर्स। तो ये जितने भी इंडिविजुअल्स जब हमारे पास कन्वर्ट होकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सो दिस इज़ हाउ द इकोनॉमी विल ग्रो। तो ये भी हमारे पास है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी सिखाएं, रिसर्चेस प्रोवाइड करें, इनको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, इनको लीगल जो है वो फॉर्मेलिटीज़ की जो कॉस्ट है वो प्रोवाइड कर दें। तो जो जो हिंड्रेंसेस और बैरियर्स आ रहे हैं टू द एंटरप्रेन्योर्स, वो बैरियर्स रिड्यूस हो जाए एंड दे कैन स्टार्ट द बिजनेस। और जितने नंबर ऑफ बिजनेसेस स्टार्ट होंगे उतनी इकोनॉमी ग्रो करेगी, बिकॉज बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन इकोनॉमी इज नोन एज इंक्रीज इन जीडीपी। नंबर 4, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्कफोर्स। अब क्वालिटी का मतलब क्या है हमारे पास? स्किल्स। क्वांटिटी का मतलब क्या है? नंबर। क्वालिटी रेफर्स टू द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स, क्वांटिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। दो अलग अलग चीज़ है ना। तो हम जब एएस के अंदर, एचआरएम के अंदर वर्कफोर्स प्लानिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो क्वांटिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड क्वालिटी रेफर्स टू द स्किल्स। तो अब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्कफोर्स इकोनॉमी में बढ़ जाए। अब आज जो एग्जांपल लेते हैं, China is facing the problem of China is facing the problem of aging population। 50-60 के करीब के लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी ऑफ द वर्कफोर्स है वो कम हो रही है। जब क्वांटिटी ऑफ द वर्कफोर्स कम हो रही है तो वर्किंग पॉपुलेशन जब कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि नाउ वी डू नॉट हैव द ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्वांटिटी ऑफ द वर्कफोर्स बढ़ी है, पाकिस्तान इज़ एन एग्जांपल कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ी जो यूथ की पॉपुलेशन है, यंग एडल्ट्स की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में। दैट इज़ अ क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब है कि एजुकेशन प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मेक द वर्कर स्किल, सो जो अकॉर्डिंग टू द लेबर मार्केट और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट है वो उनके उनके पास स्किल्स होंगी। तो दे आर गोइंग टू एम्प्लॉय, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज, दे आर गोइंग टू गेट इनकम, दे आर गोइंग टू स्पेंड, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली जीडीपी ग्रो करेगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वर्कर्स की क्वालिटी पे काम करें, मेक देम स्किल, teach them, educate them so that the skills can be increased and the workers की quality overall improve हो जाए। एंड द फिफ्थ वन हमारे पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जो हैं उसकी भी वजह से हमारे पास इकोनॉमी ग्रो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट टैक्सेस को कट डाउन कर दे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कट डाउन कर दे, इंटरेस्ट रेट को कट डाउन कर दे। तो अगर ये सारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और लीगल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अगर रिलैक्सेशन आ जाएगा तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे। अगर मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा तो बिजनेसेस लोन एक्वायर करेंगे एट द लोअर इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ग्रो करेंगे, जीडीपी ग्रो करेगी। इंडिविजुअल्स entrepreneurs they are going to acquire the loan because now it is cheaper, इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। गवर्नमेंट ने लॉज को, स्ट्रिक्ट जो थे लॉज और लीगल फॉर्मेलिटीज को रिड्यूस कर दिया, तो नाउ इट इज ईजी फॉर द एंटरप्रेन्योर्स एंड द बिजनेसेस टू स्टार्ट एंड टू ग्रो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लीगल लॉज, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, बिजनेस ग्रो करेंगे। सो दीज आर द कॉजेज जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास वी नीड टू कंसिडर कि सर क्या इम्पैक्ट आता है अगर इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो नंबर वन हमारे पास लोगों की इनकम बढ़ेगी, लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल improve इन द इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पे इनकम इसकी वजह से बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा। बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, नए बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो लोगों को जॉब्स मिलनी है, लोगों के पास इनकम आ रही है, तो लोग स्पेंड करेंगे, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, बिजनेसेस और प्रोड्यूस करेंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ अ बेनिफिट।
कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो जाएगा और लोगों की स्पेंडिंग और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। नंबर थ्री हमारे पास रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि बिजनेसेस चल रहे हैं, दे आर गोइंग टू पे मोर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। इनकम लोग कमा रहे हैं ज़्यादा, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे, तो इससे यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगी। नाउ द गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन द हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हमारे पास बेनिफिट होगा। तो इससे गवर्नमेंट को बेनिफिट ही होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अकाउंट क्या होगा, हमारे पास बढ़ेगा। नंबर 4 हमारे पास एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, क्योंकि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड गुड्स होंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे टू द अदर कंट्रीज। और इससे हमारे पास फिर फॉरेन एक्सचेंज आएगा, क्योंकि वी आर नाउ रिकग्नाइज, स्पेशलाइजेशन है हमारे पास। पाकिस्तान जैसे स्पोर्ट्स गुड्स को एक्सपोर्ट करता है हमारे पास, फीफा की फुटबॉल वगैरह को। इसी तरीके से हमारे पास फार्मिंग अंदर मैंगोज आप देखते हैं कि लोकली भी कंज्यूम होते हैं, इसके बाद सरप्लस हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेनिफिट है। Absolute poverty will be reduced or eliminated completely। सर अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर एब्सोल्यूट पोवर्टी क्या है हमारे पास, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पोवर्टी। एब्सोल्यूट पोवर्टी का मतलब ये है कि पोवर्टी लाइन से बिलो इतने गरीब हैं और इतनी कुछ भी इनकम नहीं है कि अपनी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो हमारे पास जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, बिल्कुल ही हमारे पास इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, दे आर लिविंग ऑन द एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पोवर्टी लाइन। कि इतनी भी रिसोर्सेज नहीं है, इतनी भी इनकम नहीं है कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स को सेटिस्फाई कर सकें। लेकिन जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो एब्सोल्यूट पोवर्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नाउ द पीपल हैव द सोर्स ऑफ इनकम। नाउ दे हैव दैट मच अमाउंट ऑफ इनकम, जिससे हमारे पास एटलीस्ट लोगों की नीड्स फुलफिल हो रही हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एब्सोल्यूट पोवर्टी का। क्योंकि एब्सोल्यूट पोवर्टी विल बी द बर्डन, अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ेगा, तो गवर्नमेंट के जो सोशल बेनिफिट्स वाले खर्चे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वाले खर्चे हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सबके पास इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो गई, तो गवर्नमेंट दूसरे एरियाज पे इंप्रूव कर सकती है। गवर्नमेंट दूसरी फ्रंट लाइन इंडस्ट्रीज के ऊपर स्पेंड करेगी, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। तो दिस इज एन इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द इकोनॉमी एंड ऑन द बिजनेसेस। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, मैंने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स का भी है हमारे पास, जर्नली भी। आपने इंडिया और कुछ पर्टिकुलर इकोनॉमीज हैं जिसके अंदर अमीर बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहा है। तो अब यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ये सारी चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। अनइक्वल ग्रोथ हो गई, अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। इंडिया के रिलेटेड मशहूर है हमारे पास, आई डो नॉट नो कि वहाँ पे देखा नहीं है, लेकिन ऐसा भी है हमारे पास कि ये जो बॉलीवुड वाली चमक और ये सारे जो नज़र आते हैं हमारे पास, कि दे आर वेरी रिच, फिल्दी रिच। ठीक है, करोड़ों अरबों रुपए, अरबपति हैं हमारे पास, और जो गरीब हैं वो बिल्कुल गरीब हैं। तो हमारे पास ये अगर जीडीपी बढ़ता है और इक्वली हमारे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी और सब कुछ होगा, तो नाउ द रियल एसेंस ऑफ द जीडीपी ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी इंजॉयड। अगर सिर्फ अमीर अमीर होता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया, दैट इज नॉट द इनकम इनक्वालिटी, और गवर्नमेंट की पॉलिसी सूटेबल नहीं है। सो वी आर डन विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, यू ऑल नो अबाउट द इकोनॉमिक साइकिल, और मैं इसको ज़रा डिस्कस करूंगा। इकोनॉमिक साइकिल हमारे पास पहले हम बनाते हैं, इसके बाद हम ज़रा समझते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल है क्या।
अब सर ये जो इकोनॉमिक साइकिल है, बेसिकली आपने ये जो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करी है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक साइकिल? इकोनॉमिक साइकिल आप समझ लो कि ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी है, कि एक इकोनॉमी के अंदर ये जो एक इकोनॉमी है वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास होती है। या फिर आप ये कह सकते हो कि दीज आर नोन एज द रेगुलर फ्लक्चुएशंस इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक स्लंप। अब ये एक डायग्राम है हमारे पास, एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं और इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड एक और स्टेज है इसके अंदर। ग्रोथ, बूम, रिसेशन, स्लंप, रिकवरी। अब हम समझते हैं इसको जरा क्या है। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास एक तरफ जीडीपी है, एक तरफ हमारे पास टाइम है। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, इनकम ग्रो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो रहा है, स्पेंडिंग बढ़ रही है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, जो कि अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, कि दिस इज एन इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी अभी रिसेंटली जो अभी हमने पढ़ा है। अब ये ग्रोथ जाता है टुवर्ड्स द बूम। अब इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो होते 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 एक पॉइंट पे चली गई है, दैट इज इकोनॉमिक बूम, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। एम्प्लॉयमेंट रेट फुल है, लेबर मार्केट में डिमांड है लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर नहीं, क्योंकि सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, लोगों की इनकम पीक पर है। यहाँ पे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी ओवर हीट कर रही है, पीक पे पहुंच चुकी है। अब जब ये ओवर हीटिंग इकोनॉमी है तो इसके अंदर इन्फ्लेशन भी तो आ रही है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो एज वी स्टडीड कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज व्हेन एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड, तो हम यही बात कर रहे थे ना कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई है कि इसकी वजह से अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई है। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे फिर इंटरवीन करेगी अपनी पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट फिर यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रिसेशन। अब रिसेशन का मतलब क्या है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोअर डाउन हो रही है, महंगाई इतनी हो रही थी कि अब यहाँ पे रिसेशन आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है, इकोनॉमिक डाउन टर्न आ रहा है, हालात ख़राब होने आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहे हैं हमारे पास। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, महंगाई की वजह से लोग अपनी स्पेंडिंग कट डाउन कर रहे हैं, बिजनेसेस वर्कर्स को निकाल रहे हैं क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है, इनकम यहाँ पे लोगों की अफेक्ट हो चुकी है, रेवेन्यू फॉर द बिजनेसेस प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रिसेशन। अब ये रिसेशन शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स 8 मंथ्स ईयर तक चलता है, गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती है पॉलिसीज़ के थ्रू। लेकिन अगर ये नहीं हुआ कंट्रोल तो ये चले जाएगा स्लम्प की तरफ। लॉन्ग टर्म रिसेशन विल लीड टू द स्लम्प। और स्लम्प का मतलब है अब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ही बैठ गई है, हालात बिल्कुल ही खराब हो गए हैं, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आ गई है, बहुत ज़्यादा इनकम अफेक्टेड हो गई है, बहुत हालात ख़राब हैं। लेकिन इसके बाद दोबारा स्लम्प के बाद यहाँ पे दोबारा इकोनॉमी उठती है। तो अब इसको इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहते, क्योंकि इकोनॉमी स्लम से रिकवरी की तरफ जा रही है, ये देखो, स्लम से रिकवरी की तरफ जा रही है। तो जब इस टाइप का केस होता है ना तो इसको कहते हैं रिकवरी। नाउ इट इज़ नॉट नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ, नाउ इट इज़ नोन एज इकोनॉमिक रिकवरी। अगर एक बंदा बीमार हो जाता है हमारे पास, तो हम इसको वापसी ग्रो तो नहीं कहते, हम कहते हैं ना रिकवरी फेज पे, कि बीमारी उसकी सही हो रही है, वो रिकवर कर रहा है। तो स्लम इज लाइक अ डिजीज टू एन इकोनॉमी, कि लॉन्ग टर्म इलनेस ऑफ द रिसेशन की वजह से अब वो बहुत बीमार पड़ गया है, अब वो रिकवर कर रही है आहिस्ते आहिस्ते। कौन रिकवर करेगी, हमेशा याद रखना, वी आर गोइंग टू लर्न, हम पढ़ेंगे भी कि गवर्नमेंट की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वही यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिसेशन से, स्लम से दोबारा उठाती है। तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे, और हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इज वन ऑफ द एरिया दैट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड एक चीज़, कि सर सवाल कैसा आता है हमारे पास इसके रिलेटेड। जैसे इन्फ्लेशन को हमने डिस्कस किया, अनएम्प्लॉयमेंट को हमने डिस्कस किया, तो सर ये इकोनॉमिक साइकिल के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है, इसको इसकी असेसमेंट कैसी है, एग्जामिनर कैसे असेस कर सकता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक आखिरी चीज़ है अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, वो समझने, और इकोनॉमिक साइकिल है वो चीज़ समझने, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास पॉलिसीज है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फ्यूचर क्लासेस। मेन
स्टेजेस इन एन इकोनॉमिक साइकिल हमेशा दो हैं, एक है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक है इकोनॉमिक रिसेशन। तो जब भी आप P3 का केस देखेंगे ना, केस स्टडीज देखेंगे, उसके अंदर यहाँ पे वहीं पे मेंशन होगा दैट द इकोनॉमी इज फेसिंग स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन, इट विल बी मेंशन्ड। तो मैंने अभी ये जो 7-8 मिनट आपसे डिफरेंट बात करी ना, ग्रोथ, बूम, रिसेशन, स्लम की, वो इसके लिए करिए ताकि आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ याद हो कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो ये हालात होते हैं, इकोनॉमी रिसेशन फेस कर रही होती है तो ये हालात होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के, इनकम के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, और डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि वहाँ पे तो पूरी कहानी ये तो नहीं लिखी होगी ना कि ये हो रहा है, वहाँ पे तो मेंशन होगा दैट द इकोनॉमी इज फेसिंग द स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और द इकोनॉमी इज फेसिंग द रिसेशन। तो आपको पता होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि हाँ, जब रिसेशन होता है तो ये हालात होते हैं, ग्रो होती है ये, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहाँ पे ऐसी होंगी, वहाँ पे ऐसी होंगी, फ़ौरन से दिमाग आपका चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ मेंशन होगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो आगे चीज़ है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बिजनेस यहाँ पे अलग अलग नेचर के हैं। सबके ऊपर सेम इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इंपोर्ट करता हूँ और मेरे बराबर में बंदा बैठा वो एक्सपोर्ट करता है। आई एम एन इम्पोर्टर, ही इज एन एक्सपोर्टर। मैं बाय करता हूँ फ्रॉम द अदर कंट्री, ही सेल्स टू द अदर कंट्री। अब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट अलग आएगा, इसके ऊपर इम्पैक्ट अलग आएगा। मुझे नुकसान होगा, इसको फायदा होगा। तो आई एम द लूजर, ही इज द विनर। तो इसी तरीके से बिजनेस भी तो डिफरेंट टाइप्स के हैं। सब बिजनेस डिफरेंट टाइप्स के मतलब दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में होता क्या है कि अगर इकोनॉमी ग्रो करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमिक रिसेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अब हमारे पास गुड्स क्या है? नंबर वन, वी हैव लग्जरी गुड्स। नंबर टू, हमारे पास बेसिक गुड्स या फिर नॉर्मल गुड्स। और तीसरे हमारे पास हैं इंफीरियर गुड्स। तीन डिफरेंट कैटेगरीज, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एंड दीज आर दी थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस एज वेल। अब लग्जरी गुड्स हमारे पास जो होते हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट ग्रोथ पे, रिसेशन पे डिफरेंट आएगा। नॉर्मल गुड पे, ग्रोथ पे, रिसेशन पे इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। इन्फीरियर गुड्स पे इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तो उसके हिसाब से हमें इम्पैक्ट को और डिसीजंस बिजनेस को क्या लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे केस स्टडी के अंदर बिजनेस का प्रोडक्ट और बिजनेस मैंशन होगा। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो बाय रीडिंग आउट द केस यू कैन आइडेंटिफाई कि प्रोडक्ट कौन सा है, उसके ऊपर ग्रोथ में क्या और रिसेशन पे क्या आएगा, फॉरन से आना चाहिए। तो हम इसके ऐसे इसको पूरा ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे। अब लग्जरी गुड्स के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी कार्स और ये सब कुछ है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा हमारे ऊपर? इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हमारे पास डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एज सच क्या बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी? नहीं, सही है, बस डिमांड बढ़ेगी। लग्जरी है, लग्जरी की इतनी ज़्यादा डिमांड अफेक्ट नहीं होती क्योंकि ये बहुत हाई एंड स्ट्रीट एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो बिजनेस के डिसीजंस क्या होने चाहिए? बहुत सारे बिजनेसेस जो लग्जरी गुड्स बनाते हैं उनका क्या डिसीजन होना चाहिए? उनका डिसीजन ये होना चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करें, वो यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू ऐड करें बिकॉज द इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, पीपल आर गोइंग टू बाय। वो यहाँ पे ब्रांडिंग करें अच्छी सी अपने प्रोडक्ट की ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक ग्रोथ क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। अब रिसेशन के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इनकी डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि हालात ख़राब हो गए। तो जब डिमांड कम हो गई है तो बिजनेस के डिसीजन क्या होने चाहिए? बिजनेस के डिसीजन हमारे पास ये होने चाहिए कि बिजनेस यहाँ पे पहली चीज तो कुछ भी नहीं करे। कुछ भी नहीं करे मतलब सर, देखो लग्जरी प्रोडक्ट है, रिसेशन इज फॉर द शॉर्ट टर्म। मैं अपनी प्राइसेस को और इस चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रोल्स रॉयस क्या अपनी प्राइसेस गिरा देगा? नहीं भाई, वो यहाँ पे वेट करेगा, सरवाइव करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने यहाँ पे प्राइसेस और ऐसा कोई स्टेप लिया तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द ब्रांड इमेज इन द लॉन्ग टर्म। तो ये जितने भी लग्जरियस बिजनेसेस होते हैं, दे हैव द गुड विल एंड द ब्रांड इमेज एज एन एसेट। तो दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द ब्रांड नेम एंड इमेज इन द लॉन्ग टर्म। तो वो कुछ नहीं करें, ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या कर दे? ऑफर दे दे ऑन क्रेडिट।
क्रेडिट पे ऑफर देने का मतलब है कि वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्राइसेस बट वी आर गिविंग यू द रिलैक्सेशन इन द पेमेंट, इंस्टॉलमेंट वाली कहानी करते हैं, तो लोगों की रिलैक्स कि हाँ सही है, सर्वाइवल हो जाए। ये होगा डिसीजन ऑफ द लग्जरी बिजनेसेस ड्यूरिंग द रिसेशन। इसके बाद नॉर्मल गुड है हमारे पास, लेट सपोज टिन फूड, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, ये। अब इसका रिलेशन इनकम के साथ कैसा है? लोगों की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले 50,000 रुपीज़ कमाता था पर मंथ, तो मैं ट्रैवल करता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। लेकिन नाउ आई एम अर्निंग 5 लाख रुपीज़ पर मंथ, तो मेरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चाहिए, मुझे यहाँ पे जो है ना वो कपड़े चाहिए अच्छे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है। So it has a positive relationship with the income. Whenever the income grows or whenever the income increases, the demand for the normal good will increase. तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा? इससे इम्पैक्ट ये होगा कि इन बिजनेसेस की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब चाहिए कि बिजनेस को कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, फर्दर वैल्यू ऐड करे, और ज़्यादा प्रमोशन करे क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ा है, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करे। अब इसके अंदर ये भी होगा कि बहुत सारे नए बिजनेसेस भी आएंगे क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो दे आर गोइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ द टाइम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कंपटीशन बढ़ सकता है। तो बिजनेसेस को चाहिए कि वो अपनी ब्रांडिंग, प्रमोशन और वैल्यू एडिशन को, क्वालिटी को सस्टेन करके रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। और यहाँ पे उसे चाहिए कि प्राइसेस भी बढ़ा दे ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, क्योंकि इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस बढ़ा के मैक्सिमाइज कर सकते हो प्रॉफिट। और इसी तरीके से हमारे पास इम्पैक्ट ड्यूरिंग द रिसेशन ऑन द नॉर्मल गुड क्या आएगा कि उसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि इनकम लोगों की कम हो चुकी है। तो जब इनकम बढ़ रही थी डिमांड बढ़ रही थी, जब इनकम कम हो गई है तो अब डिमांड कम होगी। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेसेस शुड क्या करना चाहिए? बिजनेसेस को लोअर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए। अब सर, लोअर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? लोअर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है कि वी हैव एन एग्जांपल कि एक सब कैटेगरी बना दे जिसकी प्राइसेस कम हो ताकि अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो सके, ताकि लोगों की डिमांड सेटिस्फाई हो सके और बिजनेस भी चल सके। इसी तरीके से बिजनेस को चाहिए कि वो यहाँ पे ऑफर्स लगा दे, प्रमोशंस लगा दे ताकि बिजनेस कंटिन्यू रहे, सेल लगा दे। और यहाँ पे बिजनेस को चाहिए कि वो क्रेडिट ऑफर करे जिसके अंदर वो उधार पे और इजी इंस्टॉलमेंट पे गुड्स को अवेलेबल कर दे फॉर द कंज्यूमर। इसी तरीके से हमारे पास इंफीरियर गुड है। अब इंफीरियर गुड की डिमांड विद द इनकम हैज़ नेगेटिव रिलेशनशिप। जब भी इनकम कम होती है तो डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड बढ़ जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जांपल। अब ये जो इंफीरियर गुड है ना, इसका ज़रा कॉन्सेप्ट सुनना। इंफीरियर गुड इज रिलेटिवली लो क्वालिटी। मेरी इनकम कम है तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो गई तो मुझे एक लो क्वालिटी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कराची के अंदर जैनब मार्केट के कपड़े, मेरी इनकम कम है तो जैनब मार्केट के कपड़े मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन अब मेरी इनकम बढ़ गई है, लाइफ स्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गया, तो मुझे ब्रांडेड क्लोथ चाहिए मॉल से। तो इन्फीरियर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड बढ़ती है जब लोगों की इनकम कम हो जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो अब इसका यहाँ पे जब इम्पैक्ट क्या आएगा, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसकी जो डिमांड होगी बच्चों वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अब इन्फीरियर गुड को चाहिए कि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, थोड़ी सी प्रमोशन करे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा या फिर फॉर एग्जांपल प्रमोशन करेगा तो थोड़ा सा क्वालिटी को, इमेज को इम्प्रूव कर सकेगा, तो यहाँ पे डिमांड उसकी बढ़ेगी और बिजनेस सर्वाइव कर सकेगा। लेकिन जब इंफीरियर गुड यहाँ पे रिसेशन आएगा तो इस पे इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि इट हैज़ द नेगेटिव रिलेशनशिप। तो जब डिमांड बढ़ गई है तो वो यहाँ पे अब अपनी कैपेसिटी बढ़ाए और ज़्यादा प्रोडक्शन करे ताकि डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, प्राइसेस के अंदर खेले थोड़ा सा ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके।
लोगों को और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे ताकि उसकी डिमांड और ज़्यादा ड्यूरिंग द रिसेशन बढ़े, क्योंकि रिसेशन के अंदर इनकम अफेक्ट हो चुकी है, तो नाउ द पीपल हैव स्विच टू द इंफीरियर गुड्स। तो ओवरऑल ये चीज़ है हमारे पास दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसेशन आता है तो लग्जरी गुड, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। दिस इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसेशन ऑन द बिजनेसेस। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और गुड और सर्विस क्या है। इज इट क्लियर गाइस? अच्छा, लोअर रेंज का मतलब हमारे पास ये है कि सब कैटेगरी बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ारा एंड पुल एंड बियर, दोनों जो क्लोथिंग है ना हमारे पास, पुल एंड बियर इज द सब कैटेगरी ऑफ ज़ारा। ज़ारा थोड़ा सा प्रीमियम, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पुल एंड बियर थोड़ा सा लो रेंज का है। तो इस टाइप की जब सब कैटेगरी बना देंगे ना हमारे पास, तो बिजनेस चलता रहेगा हमारे पास कि हाँ दिस इज द सब कैटेगरी लोअर प्राइसेस है, क्योंकि हम उसकी प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे तो इमेज खराब हो सकती है। ज़ारा अपनी प्राइसेस को रिड्यूस नहीं कर सकता, उससे इमेज खराब होगी। तो उसने सब कैटेगरी पुल एंड बेयर बना दी लोअर प्राइसेस में, चीपर रेट्स में, ताकि अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो सके और बिजनेस चलता रहा।